हाउस द जोश? हाय सर। सक्सेस की एक बहुत खास बात होती है, वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। और आपके साथ लग के मेहनत करने के लिए खड़ी है गेट वाला की इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन की टीम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में आप लोग को हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, कौन कौन आपके यहाँ पे गजब के टीचर है। अगर मैं इस टीम की बात करता हूं तो मेरे वोकैबुलरी में शब्द कम पड़ जाते हैं इस टीम को डिस्क्राइब करने के लिए। ये टीम जो आपके सामने खड़ी है, यहाँ पे हर व्यक्ति का फंडामेंटल बेस आईआईटी है, यहाँ पे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, है ना। ये पूरी टीम आपके पास पूरी 1 सेंचुरी से ज्यादा का एक्सपीरियंस कैरी करती है। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो गेट और ईएससी में 1 से लेकर 100 रैंक तक के ऐसा कोई भी रैंक नहीं है जिसको मेंटरशिप इस टीम ने प्रोवाइड नहीं की है। और जो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन का खड़ा है यहाँ पे, और कुछ लोग और भी सरप्राइज में हमारे साथ हैं, उनको जब आप देखोगे, उनका जब फेस लिफ्ट होगा तो आपको दिल से एक आवाज आएगी कि ये इंडिया की बेस्ट टीम है। ठीक है, तो अगर मैं आपके पास बात करना शुरू करता हूं तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के सिलेबस को काफी सिमिलैरिटी भी होती है, कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स की सिमिलैरिटी होती है। तो एक एक करके हम सब्जेक्ट के बारे में डील करना स्टार्ट करते हैं अपने सारे गुरुओं के साथ। तो सबसे कॉमन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं हमारे पास, तो एक जस्ट बकेट बनता है हमारे पास नेटवर्क का, डिजिटल का, कंट्रोल सिस्टम का और सिग्नल सिस्टम का। तो मुझे लगता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को सबसे पहले बात करनी चाहिए और सबसे पहले पढ़ना चाहिए तो वो नेटवर्क है। नेटवर्क एक बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपके पूरे फंडामेंटल कंसेप्ट्स का। तो आपके लिए गेट वाला में मैं डील करूंगा नेटवर्क थ्योरी, है ना। और जब मैं नेटवर्क थ्योरी कह रहा हूं तो मैं आपको ये बिल्कुल बता सकता हूं कि मैं इतने स्क्रैच से इतने हाई लेवल तक लेके जाऊंगा आपको नेटवर्क थ्योरी में, है ना। एक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इन सबका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, सर्किट में कैसा यूज होता है ना। केसीएल, केवीएल का बेसिक्स एकदम, करंट कब क्लॉकवाइज घूमता है, कब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, करंट स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, वोल्टेज का क्या मतलब होता है, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, स्टार, डेल्टा, मतलब जितने बेसिक से हम शुरुआत कर सकते हैं उतने बेसिक से मैं आपके लिए शुरू करूंगा। और जब ट्रांजिएंट की बात आएगी, जब एसी सर्किट की बात आएगी, जब 3 फेज सर्किट की बात आएगी, 2 पोर्ट नेटवर्क की बात आएगी, नेटवर्क थ्योरम की बात आएगी, तो आई प्रॉमिस यू मैं आपको दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग प्रोवाइड करूंगा नेटवर्क थ्योरी में। दैट्स माय प्रॉमिस। अब हम मिलते हैं, है ना, विशाल सर से। तो कैप्टन कूल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एमएसटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो कहीं कहीं मुझको विशाल सर में उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, बिकॉज ही सो कूल, ही सो कंपोस्ट, ही सो काम, है ना। बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कह जाते हैं और बच्चे जितना प्यार इनसे करते हैं उतना शायद किसी से नहीं करते हैं। तो ओवर टू यू विशाल सर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आप सभी लोगों को कि यहाँ पे जो आप टीम देख रहे हो, इस टीम का हर एक मेंबर अपने आप में एक जज्बा लेके यहाँ पे खड़ा हुआ है। सबके अंदर एक आग है कुछ कर दिखाने की, कुछ ऐसा करने की जिससे हर एक ऐसे बच्चे के जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है ना, वो जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा कर पाए। इसके लिए हम लोग डिटरमिनेट रहेंगे पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक। अगर सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं दीप्तांशु सर की नेटवर्क की टीचिंग से। सर को याद भी होगा कि जब मैंने सर का पहली बार कैपेसिटेंस का लेक्चर देखा था, मैंने पर्सनली फोन करके बोला, मैंने कहा सर ये लेक्चर आपसे बेस्ट कोई भी नहीं पढ़ा सकता। जिस लेवल की फीलिंग आपने इसमें डाली है ना, वो डालना बहुत ही मुश्किल होता है, और वो तभी डाल सकता है कोई जब उसको सब्जेक्ट से प्यार होता है। तो यहाँ पे जितने भी टीचर्स खड़े हुए हैं ना, सबको अपने सब्जेक्ट से बहुत प्यार है यार। हर एक टीचर आज भी अपने सब्जेक्ट में रिसर्च करता है, अपने सब्जेक्ट में स्टडी करता है, वो देखता है कि इसमें और कौन से नए नए थॉट्स ऐड किए जा सकते हैं। मैंने ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व किया है कि लोगों ने 10 साल पहले कंटेंट प्रिपेयर कर लिया और वही कंटेंट बार बार वो पढ़ाए जा रहे हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन, अगर आप इसको चूज करते हो तो यू हैव टू बी द मोस्ट अपडेटेड वन इन दिस फील्ड। मैं अगर अपनी बात यहां पे करूं तो मैं आप लोगों के लिए कंट्रोल सिस्टम लेके आने वाला हूं। मैं बहुत सारे बच्चों से ये सुनता हूं कि सर कंट्रोल सिस्टम पढ़ाने का जो नजरिया वो आपने हमारे लिए चेंज करके रख दिया है। जनरली कंट्रोल सिस्टम को एक आसान सब्जेक्ट माना जाता है, मगर अगर आप पिछले 2-3 सालों का पैटर्न देखोगे तो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें मैथमेटिक्स से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर मैं आपको टाइम रिस्पांस पढ़ाता हूं तो मैं वहां पे आपको समझाता हूं कि टाइम रिस्पांस में आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे सर्किट्स के एनालिसिस नहीं करनी जहां पे ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, ऐसे सर्किट्स की भी एनालिसिस करनी है जहां पे एक्सटर्नल गेन दे रखा है। जनरली लोग फॉर्मुलेज याद कर लेते हैं कि चलो ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मुला याद कर लिया परसेंटेज ओवरशूट का, हम लोगों ने फॉर्मुला याद कर लिया राइज टाइम का, बट वो फॉर्मुलेज तभी वैलिड होते हैं जो आपके पास एक स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है। एग्जामिनर एक छोटा सा चेंज करेगा, आपको नॉन स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन दे देगा और आप सारे फॉर्मुलेज लगाओगे, आंसर गलत हो जाएंगे। तो इतनी छोटी छोटी बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर हम लोग राउथ में जाएं तो राउथ को मैं मैथमेटिक्स से रिलेट करूंगा, वेवी कर्व से रिलेट करूंगा, जहां पे आप लोगों को अंदाजा लगेगा कि अच्छा अगर हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन बन जाए, क्वाड्रेटिक बन जाए, तो उसको सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद आपके चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं
फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से रिलेटेड रूट लोकस का एक चैप्टर आता है। रूट लोकस, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से पहले रूट लोकस का एक चैप्टर आता है। रूट लोकस में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार डायरेक्ट रूट लोकस कब बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कब बनेगा। तो दोनों चीजें मैं आपको पैरेलली पढ़ाता हूं। उसी क्वेश्चन में छोटा सा चेंज करके मैं आपको डायरेक्ट रूट लोकस बनाना सिखाता हूं और छोटा सा चेंज करके आपको मैं कॉम्प्लीमेंट्री या इनवर्स रूट लोकस सिखाता हूं। फिर शुरू होता है हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। वहां पर भी सेम मैं बच्चों को बताता हूं। आप जो रेजोनेंट पीक का फॉर्मुला याद कर रहे हो, परसेंटेज या फिर रेजोनेंट पीक का फॉर्मुला याद कर रहे हो, वो सारे फॉर्मुलेस तभी वैलिड होते हैं जब ट्रांसफर फंक्शन आपका स्टैंडर्ड है। नॉन स्टैंडर्ड होगा तब क्या करोगे, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। फिर आता है आपका बोर्ड प्लॉट। बोर्ड प्लॉट में बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को कि कैसे ट्रांसफर फंक्शंस निकालते हैं, उसका हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। उसके बहुत सारे शॉर्टकट्स में डिस्कस करता हूं। फिर आता है मेरा फेवरेट टॉपिक, जिससे कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो 99% टीचर्स भी गलत सॉल्व करते हैं, और वो टॉपिक होता है नाइक्विस्ट प्लॉट का। नाइक्विस्ट प्लॉट में मैं सिर्फ आपको -1,0 का एनसर्कलमेंट नहीं सिखाता हूं, उसमें मैं किसी भी पॉइंट का एनसर्कलमेंट आपको सिखाता हूं। जनरली लोग 1 + GSHS की बात करते हैं, मैं उसमें A + B GSHS की बात करता हूं। और वहां पे मैं आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं जो कि हुई थी काउची और नाइक्विस्ट के बीच में। बहुत सारे मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट इस कहानी से बहुत प्यार करते हैं और जानते हैं कि अगर आप किसी को चाय पे बुलाते हो तो उसका आखिरी नतीजा क्या हो सकता है। तो जब आप लोग भी आओगे तो आपको भी ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। स्टेट स्पेस तो मुझे लगता है कि मेरा एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मैथमेटिक्स का भी टीचर रहा हूं, जहां पे डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात होती है, जहां पे बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स की बात होती है, वहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर मैं कॉम्पनसेटर और कंट्रोलर आपस में मिक्स करके आपको दिखाता हूं कि कैसे एक का इफेक्ट दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये सारी बातें हम लोग करते हैं। फिर लास्ट में मैं मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि स्टार्टिंग में अगर आप मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट लूज होने लगता है। तो इस वे में हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। पहले चैप्टर में अगर आप देखोगे ब्लॉक डायग्राम एसएफजी में, तो सब लोग मेशन गेन फॉर्मूला तो याद करते हैं, उसकी लिमिटेशन लोगों को नहीं पता होती, तो हम उसके लिमिटेशन की बात करेंगे। यूनिटी गेन फीडबैक में आप क्या कर सकते हो, कोई लूप आ गया जिसका गेन यूनिटी, उसको कैसे डील करना है। तो इतने बेसिक लेवल पे जब डिस्कशन होता है ना, तो कंट्रोल सिस्टम में मार्क्स आप लेके आते हो, क्वेश्चन चाहे जैसा भी पूछा जाए। तो विशाल सर ने जो आपको कंट्रोल सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया है, मुझे पता है कि आप अपनी फीलिंग को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो कि विशाल सर से कंट्रोल सिस्टम पढ़ने के लिए। ही इज जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि बहुत लोग गलत आंसर करते हैं, उसका भी करेक्ट आंसर विशाल सर कंसिस्टेंटली 5 साल से दे रहे हैं। और विशाल सर को मैंने बहुत बार ये बात बोली है कि सर अंत में आप और IIT बस 2 लोग ही करेक्ट निकलते हो। तो अगला हम लोग मूव करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। 2 बिट में तो 0 और 1 होता है ना, लेकिन अगर उसमें 16 बिट कर देना तो 65,532 कॉम्बिनेशन बनते हैं 0 और 1 के, है ना। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ाने के लिए हमारे टीम में एनर्जी का भंडार यहां पे है आपके साथ, जो कि है चंदन सर। ओवर टू चंदन। बिल्कुल दोस्तों, मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डील करूंगा। देखिए, ये इंजीनियरिंग का सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें 2 ही चीजें होती है, 0 और 1। तो फिर पढ़ना क्यों है? क्योंकि ये जरूरी है कि कब 0 और कब 1, और इसको समझने के लिए कम से कम 60 घंटे आपको मेरे साथ 0 और 1 सीखना होगा। इसके जो सब्जेक्ट्स हैं बड़े इजी सब्जेक्ट्स हैं, और जो टॉपिक्स भी अंदर आप पढ़ोगे बहुत ही सिंपल तरीके से टॉपिक्स हैं। इस टॉपिक के बहुत सारे जगह आप देखोगे कि उसके 10-12 रूल्स निकलते हैं। मैं उस 10-12 रूल्स को मिला के एक स्टेटमेंट में रूल देता हूं, और वो स्टेटमेंट का रूल आपके जहन में बस जाएगा। आपको बाकी का कुछ देखने की जरूरत नहीं, कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं, बस एक ही चीज करने की जरूरत है, क्लास को रेगुलर बेहतरीन तरीके से अटेंड करना, नोट्स बनाना, और जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करना। और उसके बाद देखिएगा गेट के क्वेश्चन भी आपको 54 भर का क्वेश्चन लगेगा। अगर मैं सब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल में जाऊं तो नंबर सिस्टम की बात करूंगा, जो बड़ा बेसिक है, जिसमें सब कुछ पता ही होता है। उसके बाद लॉजिक गेट्स आएगा, जिसमें नोट एंड और वहां हम डिस्कशन करेंगे कि दुनिया भर के और भी लॉजिक गेट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। उसके बाद मिनिमाइजेशन, जिसमें बूलियन अलजेब्रा और कर्न ऑफ मैप के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट आएगा। विदाउट मेमोरी जितने भी सर्किट्स होते हैं वो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन कैसे करेंगे उसका एक अप्रोच दूंगा, कि गेट में कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए आप उसको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, इजी तरीके से और फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल, लैचेस, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट काउंटर्स। काउंटर्स में हम सबसे ज्यादा टाइम बिताने वाले हैं। डिस्कस करूंगा पूरा डिटेल में, और साथ ही डिस्कशन करूंगा थ्योरी, कि किसी भी क्वेश्चन को देखते ही 10 सेकंड में कैसे उड़ाना है। वो टेक्निक भी हम उसका सब्जेक्ट के अंदर डिस्कशन करेंगे। फिर एडीसी, डीएसी बहुत ही प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। और उसके बाद में आता है लॉजिक फैमिली, जिसमें सिर्फ सीमॉस इंप्लीमेंटेशन गेट में है, बाकी का गेट में नहीं है, पर डिस्कशन के लिए हम वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद मेमोरी भी इंपॉर्टेंट है, और आज के डेट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो डिले से रिलेटेड और एफएसएम, फाइनाइट स्टेट मशीन। इसको हम थोड़ा अलग ही स्टाइल में हम पढ़ेंगे, और थोड़ा सीक्वेंस डिटेक्टर कैसे बनाते हैं, हार्डवेयर कैसे बनाते हैं, मीली क्या होता है, मूरी क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के बाद कंसेप्ट आपके रग रग में बहेगा। मतलब ऐसे चीरा लगेगा ना तो खून बाद में आएगा,
पहले नोट गेट, हैंड गेट, और गेट बाहर निकलेगा, राइट? तो ऐसा कुछ हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सर। तो भाई 3 सब्जेक्ट के बारे में आप सुन चुके हो, नेटवर्क, कंट्रोल और डिजिटल। और अब तक मुझको लगता है कि बच्चों को वाइब आने लगी होगी कि इससे जो 30 नंबर आएंगे उसमें तो अपन काफी कुछ ले लेने वाले हैं। शायद बहुत सारे लोगों का गेट तो अभी क्वालिफाई हो ही चुका है केवल इन 3 सब्जेक्ट के बारे में। बाकी अभी बहुत सारे बड़े बड़े सब्जेक्ट है ना। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा सर सिग्नल सिस्टम भी तो आपने बकेट में ऐड किया, तो सर सिग्नल सिस्टम आप में से कौन लेने वाला है? तो आपको बता देता हूं, सिग्नल सिस्टम लेने के लिए आ रहे हैं AIR1। क्या नाम है उनका? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यही पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भाई AIR1 सिग्नल सिस्टम। इतना कहने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि जो लोग की सोच कंटिन्यूअस है, ये सुनने के बाद ही डिस्क्रीट हो गई होगी। तो सिग्नल सिस्टम का इंट्रोडक्शन तो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा वो सर के साथ, ही इज लेजेंड। लेकिन अब हमको मूव करना चाहिए कोर के बारे में। जब भी मैं कोर सोचता हूं ना, तो बच्चों के माइंड में आती है बहुत सारी डिफिकल्टी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन। लोग डरते हैं कोर से। लेकिन अगर मैं देखूं, अब मुझसे कोई पूछे, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिकल कोर में आऊंगा, है ना, थोड़ा झटका लगना चाहिए सबको, है ना, शॉक लगना चाहिए सबको। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल कोर की बात करता हूं, अगर कोई मुझको ना आज से 1 महीने पहले रात को 2 बजे उठा के बोलता कि सर ये ब्लैंक पेपर है और एकदम सच सच लिख देना कि कौन लोग हैं इस सब्जेक्ट के बेस्ट फैकल्टी, तो शायद मैं वो नाम जो 1 महीने पहले लिखता बिना इस टीम को जाने, तो शायद वो 2 नाम हमारे साथ खड़े हैं, अजय गुप्ता सर और वरुण सर, दैट इज मशीन गुरु। तो मशीन को मैंने सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में किसी से देखा है तो वरुण सर को देखा है। जितने फ्लॉलेसली, जितने सिंक्रोनसली वो मशीन डिलीवर करते हैं, कभी भी स्टेटर और रोटर की मैग्नेटिक लॉकिंग टूट नहीं सकती है। ओवर टू यू वरुण सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि देखो, इलेक्ट्रिकल मशीन, जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट के मन में ये होता है कि इट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, it is quite difficult to understand the things which are not visible, like magnetic field, what is magnetic locking, how the north and south poles are forming. So ये आपको लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट एक्चुअल में इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो अपने पूरे 11 ईयर के एक्सपीरियंस में ना, मैं हमेशा यही चीज सर्च करता रहा कि ज्यादा मैथमेटिक्स का यूज किए बिना कैसे चीजों को पिक्टोरियली स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझा सकूं। और काफी हद तक मैं इसमें कामयाब भी रहा हूं, और इस बात की मुझे खुशी भी है क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि नेटवर्क जैसा सब्जेक्ट जो है वो आपने मशीन को बना दिया। तो इससे मुझे काफी खुशी भी होती है। जो सब्जेक्ट फ्लो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेसिक्स को समझना। तो मशीन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक समझना, और बेसिक ऑफ द मशीन से ही पूरा आपका मशीन स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात करूंगा, ट्रांसफॉर्मर बनाते कैसे हैं इसके बारे में बात करूंगा। आपको यह फील आएगा कि आप घर पे बैठ के ट्रांसफॉर्मर अपने हाथ से बना सकते हो। फेजर डायग्राम को लेकर के स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है, और जिसकी वजह से उन्हें मशीन बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। तो टाइम फेजर, स्पेस फेजर, इन सारी चीजों को आपके लिए करने वाला हूं बहुत आसान, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं स्टूडेंट के फियर की, तो उसको आता है सबसे ज्यादा फियर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स को देख के। तो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर कैसे बनाते हैं, कैसे कनेक्शन करते हैं, मैं इसको इतना आपके लिए आसान कर दूंगा, जिगजैग कनेक्शन इतना आसान कर दूंगा कि आपको लगेगा कि आपके हाथ में अगर सिर्फ वायर दे दिया जाए और कोर आप व्यवस्था कर लोगे तो आप अपने हाथ से ट्रांसफॉर्मर बना पाओगे। फर्दर बात करूं मैं इंडक्शन मशीन, तो स्टूडेंट्स को इंडक्शन मशीन को लेकर के काफी फियर रहता है क्योंकि उन्हें रिलेटिव स्पीड नहीं समझ में आता, घूमता हुआ फ्लक्स नहीं दिखाई देता। तो इस चीज की मैंने खास एबिलिटी जनरेट करी है कि घूमता हुआ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में जो है बोर्ड पे आपको 2D में दिखा सकता हूं, और आपको वो पूरी फील आएगी। रिलेटिव स्पीड के बारे में, मैग्नेटिक लॉकिंग कैसे होती है, इस कंसेप्ट को इतना ईजी कर दूंगा कि आपको लगेगा कि नॉर्थ और साउथ, रोटर और स्टेटर का आपस में हाथ मिला रहा है। तो ये पूरे सब्जेक्ट को मैं इस तरह से करने वाला हूं। अगर मैं मशीन को थोड़ा और इलैबोरेट करूं तो स्टूडेंट को डिफिकल्टी एक और चीज की आती है। आप लोग हमेशा सोचते हो कि टॉर्क का वही एक्सप्रेशन कभी कुछ और लगता है 3 फेज इंडक्शन मशीन में, कभी स्टेटर के इंपिडेंसेस को निगलेक्ट कर देते हैं, कभी नहीं निगलेक्ट करते हैं। तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज अजम्पशंस को ना समझने की वजह से आती है। तो अजम्पशंस को समझाने के लिए मैंने उसको एक ऐसा फ्लो दिया है कि मशीन आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। और मोस्ट फियरिंग पार्ट है सिंक्रोनस मशीन। तो सिंक्रोनस मशीन आपके लिए सबसे आसान भाषा में प्रेजेंट कर सकता हूं, यह एबिलिटी मैंने जनरेट करी है। और किसी भी बुक का आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने में कभी दिक्कत ना आए, इतने बेसिक से उसे उठाऊंगा, चाहे वो आर्मेचर रिएक्शन है या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, हर एक चीज को आपको बोर्ड पे दिखाने की एबिलिटी
आपको दिखाई देगा हर एक चीज मशीन में। खास तौर से बात करूं एट द लास्ट डीसी, जिसको बच्चे काफी कम वेटेज समझते हैं, लेकिन अगर मैं गेट की बात करूं तो डीसी कंसिस्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका डीसी मशीन से जरूर आता है। यस, पूरे मशीन में डीसी आपका इजी पार्ट है। तो डीसी मशीन आपको मेरे साथ और ज्यादा अच्छा लगने वाला है। एक यूनिवर्सल फॉर्मूला जिसकी वजह से सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएं, ऐसा क्रिएट किया हूं। तो मुझे लगता है मेरे साथ आपका मशीन का सब्जेक्ट सबसे आसान होने वाला है और आप मशीन से प्यार करने लगोगे। लिटरली मैं जैसा फील मशीन के लिए करता हूं, वो फीलिंग आपके अंदर मैं भर दूंगा और आप इस चीज को काफी इंजॉय करने वाले हो। तो जैसे ही वरुण सर ने बोला ना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो पहली बार घूमता हुआ फ्लक्स मैंने भी वरुण सर को ही देखा था 3-4 साल पहले 2D बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में मार्कर के साथ ये फ्लक्स घुमा रहे थे, है ना, और उसको मैंने जीवन में पहली बार फील किया था। सर आई थिंक वरुण सर को भी याद होगा, जब पहली बार मेरी बात हुई थी तो सेम पॉइंट मैंने भी बोला था कि सर वो चीज पहली बार मुझे भी विजुअलाइज हुई, दो आई एम फ्रॉम ईसी, बट सर को मैंने ये कॉम्प्लीमेंट दिया था, इफ सर रिमेंबर्स दैट पॉइंट। तो आप सोच रहे होंगे कि वरुण सर ने मशीन तो बनवा दिया है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया है, स्टेटर रोटर की मैग्नेटिक लॉकिंग भी हो गई, लेकिन सर अगर टूट गई तो क्या होगा? तो टूट गई तो आ जाएगा फॉल्ट, और जैसे ही आ जाएगा फॉल्ट आ जाएंगे हमारे अजय गुप्ता सर। तो पावर सिस्टम में जीरो लॉसेस के साथ नॉलेज ट्रांसमिट करने के लिए हमारे साथ है अजय गुप्ता सर। थैंक यू सर। अपने बारे में बात करने से पहले मैं अपनी टीम के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। जब मैं पीडब्ल्यू के अंदर आ रहा था तब मैंने पूछा था कि हमारी टीम के अंदर कौन कौन आने वाले हैं, और जब मेरे को बताएगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ये फैकल्टी आ रही है, इस सब्जेक्ट के लिए ये फैकल्टी आ रही है, तो मेरे को ऐसा लगा कि अगर स्वयं भगवान भी धरती पे उतर के आ जाते तो इससे बेहतरीन ईसी और इलेक्ट्रिकल की टीम बनाना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं था। इसके बारे में मैं आता हूँ। मैं पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दो इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट को मैं लूँगा। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल के, वो सभी क्वालिफाई किए हैं। चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे ईएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे सीएससी हो, ये करीब 20-25 पीएसयूज़ के एग्ज़ाम हो। तो मैंने एक्चुअली इलेक्ट्रिकल को खाली पढ़ा नहीं है, बल्कि उसको मैंने जिया भी है, क्योंकि मेरा करीब 12-15 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है। और जैसे मैं आपको पावर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पावर ग्रिड के अंदर काम किया, और जो आप देखते हैं ट्रांसफार्मर है, रिएक्टर है, सर्किट ब्रेकर है, लाइटिंग अरेस्टर है, इसकी पता नहीं मैंने कितनी बार मेंटेनेंस की है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे का फ़ोन आया था, बोला सर आपने लाइटिंग अरेस्टर के बारे में ये कैसे बताया, क्योंकि मैंने तो किसी भी बुक में देखा 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखा होता। तो मैंने कहा यार ये बुक से पढ़ के नहीं आता, ये प्रैक्टिकली आता है, तब आपको पता लगता है। यानी जब मैं खुद गया था पावर के अंदर तब पता लगा कि बुक के अंदर तो बहुत कम लिखा हुआ है। रियल में आपको नॉलेज आती है जब आप प्रैक्टिकली वहाँ पर काम करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने खाली इलेक्ट्रिकल को पढ़ा नहीं है, जिया भी है। इवन मैं अपने घर के अंदर भी जीता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो क्योंकि मैंने ट्रांसमिशन लाइन के अंदर काम किया है और मेरी वाइफ जनरेटिंग कंपनी में काम करती है, तो हम लोग कभी कभी आपस में डिस्कस करते हैं पावर सिस्टम के अंदर जनरेटिंग पार्ट से लेकर ट्रांसमिशन पार्ट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट को लेकर। मतलब सर घर पे ये बातें भी होती है कि जनरेशन ट्रांसमिशन? एक्चुअली प्यार के अलावा यही बातें होती है। तो सर बच्चे भी इस फैमिली का हिस्सा बनेंगे? हाँ डेफिनेटली, मतलब वो अल्टीमेटली। अजय सर की बात को सुन के ये चीज मुझे लगी मैं भी शेयर कर दूं। बेसिकली मेरी वाइफ भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और हम लोग जब मैं मशीन पढ़ाता हूँ ना, तो कई बार उसने मतलब मेरे लेक्चर को देखा और वो जैसे इमेजिन नहीं कर पाती कि आई एम द सेम पर्सन। तो सर ये सर मतलब एक बड़ी फैमिली है जिसका बहुत सारे बच्चे हिस्सा बनने वाले हैं। डेफिनेटली सर। तो सर पावर सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल कोर सब्जेक्ट है, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा फैकल्टी इसकी मिलती नहीं है। हालांकि बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, स्पेशली गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट और हम लोग प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पावर सिस्टम के अंदर आएंगे। बट बेसिकली बात यह कि आपको विजुलाइज करवाना पड़ता है। मतलब अगर आपको सपोज करिए जैसे अगर फॉल्ट आ गया तो सर्किट ब्रेकर कैसे काम करेगा, रिले कैसे ऑपरेट करेगी, वो तभी आता है। जैसे मैं आपको उनको बताता हूँ स्टूडेंट को कि जब मैं उस जगह पर पोस्टेड था और उस जगह पर फॉल्ट आया था तो हमने इसको कैसे क्लियर किया था, तो बच्चा उसको विजुलाइज कर पाता है और उसको याद करना बहुत ईजी हो जाता है। पावर सिस्टम के अलावा जो सेकंड सब्जेक्ट में डील करूंगा दैट इज द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वो सब्जेक्ट है जिससे सभी लोग फियर करते हैं। मतलब अगर मैं मानूं तो सभी चारों ब्रांच के अंदर
दो सब्जेक्ट है जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है, एक कम्युनिकेशन और दूसरा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको आना चाहिए। एक्चुअली जब आप नेटवर्क पढ़ चुके होते हैं, लेकिन जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तब आपको पता लगता है कि आपको इंडक्टर और कैपेसिटर का बेसिक भी नहीं पता। ये तभी पता लगेगा जब आप पावर इलेक्ट्रिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जब हम लोग बताते हैं कि ये कैपेसिटर और इंडक्टर कैसे काम करता है, इसमें कैसे एनर्जी फ्लो होती है, कैसे ये डिस्चार्ज होता है, तब आप रियल में इसको विजुलाइज कर पाते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर का भी इतना बड़ा रोल हो सकता है। उससे पहले आप इसको विजुलाइज ही नहीं कर पाते। पी के अंदर एक प्रॉब्लम और है कि इसको पढ़ने के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि हमें तीन चीजें एक साथ लेके चलनी पड़ती है। एक आपको सर्किट डायग्राम देखना होता है, दूसरा आपको वेव फॉर्म देखनी होती है, और तीसरा आपको उसके साथ में डेरिवेशन भी करनी होती है। तो तीनों चीजों को आपको लेके करना पड़ता है, क्योंकि देखिए कोई भी बच्चा मैंने देखा पी तो कम से कम बुक से रीड कर ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें इतना पेशेंस होता ही नहीं है कि वो तीनों चीजों को एक साथ लेके चले। बट यहाँ पर मैंने कभी भी अपने हाथ से वेवफॉर्म नहीं बनाई। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि जब मेरे साथ साथ आपको वेवफॉर्म बनाना है, क्योंकि जब आप 2-3 बार वेवफॉर्म ड्रॉ कर लोगे तभी आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इस सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने जितनी बार भी पी को पढ़ा है, मैंने ये बताया कितना ही टफ सब्जेक्ट क्यों ना हो, लेकिन आपके 100% मार्क्स आएंगे। और बच्चों ने हमेशा फीडबैक दिया, सर बल्कि ये सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट था, लेकिन मैक्सिमम स्कोर मैंने इसी के अंदर किया है। तो आपको शायद एक्सपीरियंस दिख ही रहा होगा अजय सर और वरुण सर के साथ, है ना। अजय गुप्ता सर देखिए कितने गजब की नॉलेज की बात की आपके साथ। पता है आपको कैसे ये एक्सपीरियंस आता है? अजय सर वो हैं जिन्होंने आईईएस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों से क्वालिफाई किया, तो उनको सच में पता है कि कम्युनिकेशन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दो सबसे टफ सब्जेक्ट है ना। तो बिल्कुल अजय गुप्ता सर हमारे टीम के भीष्म पितामह है ना। कहीं पे भी कुछ जरूरत पड़ेगी अजय सर इज ऑलवेज देयर। इलेक्ट्रिकल कोर की बात तो हम लोग खत्म कर लिए, अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कोर में। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कोर की बात करना हम शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, कम्युनिकेशन सिस्टम और ईएमएफटी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तीनों सब्जेक्ट अपने आप में काफी भारी है। पास्ट 3-4 ईयर्स से काफी टफ क्वेश्चंस इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट के सबसे अच्छे फैकल्टी जो हमारे हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं, चलते हैं हम लोग विशाल सर के पास और बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स कोर में पैटर्न हो चुका है बिल्कुल डिफरेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि एक सर्टेन एरा होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक का। जैसे अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं तो 2012 से पहले एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते थे, वो एरा ही डिफरेंट था। तो 2012 के बाद अगर आप देखोगे ना तो कम्युनिकेशन का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चेंज हो गया है। अब कम्युनिकेशन में आपको सिर्फ फॉर्मूला रट के जाने से काम नहीं चलेगा। कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे फंडामेंटल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको होती है। कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले आपका बेसिक्स ऑफ सिग्नल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब कम्युनिकेशन में आपका थॉट प्रोसेस बिल्डअप हो सकता है। कम्युनिकेशन में सबसे मुश्किल बात ये होती है कि टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप 4 किताबों में पढ़ोगे तो सब में टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट दी होगी। सिर्फ एक सिंपल सा टर्म होता है मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। अब मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को आप एफआई मैक्स भी बोल सकते हो, मॉड एफ लगा के मैक्स लिख सकते हो, एफ मैक्स लिख के मॉड लगा सकते हो। तो इतनी छोटी छोटी चीजें आपका गेट ऑब्जर्व कर रहा है। आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन अगर पूछ रहा है तो डेल्टा एफ मैक्स लिखना है, मॉड लगाने के बाद मैक्स लिखना है या मैक्स लगाने के बाद मॉड लेना है। तो इतनी छोटी छोटी चीजों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एनालॉग कम्युनिकेशन जनरली लोग सोचते हैं बहुत आसान है, बट वहां पर टर्मिनोलॉजीज यार बहुत क्लियर होनी चाहिए। उन सारी चीजों के बारे में मैं चर्चा करता हूं। जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं वो इस बात के बारे में जानते हैं कि मैं छोटे छोटे पॉइंट्स पे बहुत डिस्कशन करता हूं, ताकि एग्जाम में वो आपके माइंड में कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करे। कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मैंने ये भी देखा है कि लोग डिजिटल कम्युनिकेशन पहले पढ़ा देते हैं, रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस बाद में पढ़ाते हैं, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। मतलब आप सीख ही नहीं सकते हो डिजिटल कम्युनिकेशन बिना रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस के। जब मैं पढ़ाता हूं तो रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस में आई टीच मोर देन 40 आवर्स, और मैं बच्चों से बोलता हूं कि अगर आपने रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस मुझसे पढ़ लिया तो डिजिटल कम्युनिकेशन में आराम से आप चेयर पे रिलैक्स होकर बैठ जाओ, अपने आप पानी की तरह कंटेंट फ्लो होगा। और बच्चे बोलते हैं सर डिजिटल कम्युनिकेशन कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। क्योंकि जैसे ही आप पीसीएम में जाते हो, जैसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर वाले टॉपिक में जाते हो, जैसे आप नॉइजेस में जाते हो, तो वहां पे सारा का सारा फंडामेंटल आपका रैंडम प्रोसेस का यूज होता है। इनफैक्ट अगर आप इन्फॉर्मेशन थ्योरी भी पढ़ने जाओगे तो वहां पे भी आपके रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस के नॉलेजेस यूज होती है। एक नया टॉपिक इसमें ऐड हो गया है कोडिंग का। कोडिंग में भी आपसे डिफरेंट चीजें पूछी जाती हैं, उसको भी बिल्कुल इनोवेटिव वे में पढ़ना जरूरी है, मॉड्यूल्स में डिवाइड करके पढ़ना जरूरी है। तो कम्युनिकेशन एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है। अगर इसको सीक्वेंस में पढ़ा जाए, सिस्टमैटिक वे में पढ़ा जाए तो बहुत आसान आपके लिए हो जाता है। अगर इसको आप हैफाजार्ड वे में पढ़ोगे कि चलो भाई पीसीएम आज पढ़ लेते हैं, रैंडम वेरिएबल कम पढ़ लेंगे, रैंडम प्रोसेस परसों पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन सिस्टम।
कौन से टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक आना है, कौन से चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर आने वाला है, इसकी प्लेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन सिस्टम से यार घबराने की जरूरत नहीं, जब तक आपके विशाल सर यहाँ पे हैं कम्युनिकेशन में मैं आपके फुल मार्क्स की गारंटी लेता हूँ, बट बस आपको मेरे गाइडेंस को फॉलो करना होगा, दैट्स इट। तो विशाल सर, जब भी हम लोग कोर की बात करते हैं तो कोर में सर अगला नाम आता है ईएमएफटी का, तो सर एक बार बताइए बच्चों को ईएमएफटी वाला सरप्राइज। सर यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ, शायद पता नहीं मुझे एज ए इंडिविजुअल ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ, इस सीक्रेट को रिवील। आप लोग जब भी मुझसे कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको लगता है कि सर आप इतने बेसिक से कैसे पढ़ा लेते हो सब्जेक्ट को, इतने डीप में कैसे पढ़ा लेते हो, क्योंकि मैंने सारे सब्जेक्ट बुक से पढ़े, लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को डिकोड किया है। एक एवरेज स्टूडेंट होने के नाते मुझे पता था कि आपका प्रॉब्लम पॉइंट क्या है, तो उन सारे प्रॉब्लम पॉइंट्स को मैं फोकस करता हूँ। बट ईएमएफटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए मैंने डायरेक्ट कोई किताब नहीं पढ़ी थी, बल्कि एक ऐसे टीचर के नोट्स फॉलो किए थे जो मुझे लगता है जिसने ईएमएफटी पढ़ने का, ईएमएफटी देखने का, ईएमएफटी सब्जेक्ट को पढ़ाने का नजरिया चेंज किया था इंडिया में। एक सेट पैटर्न ऑफ नोट्स चले आ रहे थे, उस टीचर ने ईएमएफटी पढ़ने का, पढ़ाने का नजरिया चेंज करके रख दिया। वो टीचर अभी हमारे बीच यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो टीचर बहुत ही जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका नाम मैं आप लोगों के साथ रिवील करूंगा, बट ही इज गॉड ऑफ ईएमएफटी। एक बार आप उनसे ईएमएफटी पढ़ोगे ना तो आप मेरा ईएमएफटी भूल जाओगे, आपको लगेगा कि सर आप वाकई में सच बोल रहे थे, आप तो शिष्य निकले, असली गुरु से तो ईएमएफटी अब आपने अब पढ़ना सिखाया। तो आप शब्द सुन रहे हैं शायद विशाल सर के, है ना, तो आपको अब तो एक्साइटमेंट इलेक्ट्रिकल वालों को, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को एकदम ही गजब लेवल पे आ गया होगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो सबसे पहले नाम आता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हमेशा ईडीसी का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। ठीक है, अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करता हूं, करंट सिचुएशन की बात करता हूं, तो ऐसा कोई भी पेपर नहीं है, ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं है जहां पे ईडीसी की बात नहीं करते हैं। और अगर मैं करियर पर्सपेक्टिव से बात करता हूं तो इंडिया में सबसे डिमांडेड ब्रांच जो है वो है वीएलएसआई, और वीएलएसआई का जो फंडामेंटल है वो है ईडीसी। सो आई हैव लेजेंड ऑफ ईडीसी विथ मी, नवीन पवार सर, who will guide you for EDC. तो hello sir and welcome to Gatewala. Thank you sir. When I talk about EDC sir, तो सबसे पहला माइंड सेटअप मेरे मन में आता है कि एक टफ सब्जेक्ट है, एक कोर सब्जेक्ट है। तो सर आपको इसमें इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, आपने कोर फील्ड में काम भी किया हुआ है, तो सर हाउ आर यू गोइंग टू मेक EDC easy for our students? See, to make easy this subject, the better thing is you have to go with the quality of content फर्स्ट। एंड बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, सभी लोग पढ़ाते हैं, सबका टीचिंग स्टाइल अलग अलग होता है। तो कंटेंट अगर आपका स्ट्रांग है और आपका प्रोस्पेक्टिव बिल्कुल क्लियर है कि मुझे क्या डिलीवर करना है, सो आई थिंक ये बेटर वर्क करता है। दूसरा है एक्चुअली ये फियर, आपने बोला ना ईडीसी टफ सब्जेक्ट है, तो इसके पीछे ना एक छोटी सी स्टोरी है, वाई आई लाइक ईडीसी, आई वॉन्टेड टू इंक्लूड इट हियर। कि मैं बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में था, एक सब्जेक्ट था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं वहाँ पे पढ़ा, मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई करी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आए फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में हमने एनालॉग डिवाइसेस थोड़ा सा पढ़ा, थर्ड सेमेस्टर में एनालॉग डिवाइसेस पढ़ा, तो मैं देखा कि पहले सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर आए, फिर एनालॉग सर्किट्स में सबसे ज़्यादा नंबर आए, तो सेमीकंडक्टर से एक जुड़ाव सा हो गया पहले सेमेस्टर से। बहुत टीचर पढ़ाते थे बट खुद से बुक्स पढ़ने का एक आदत लगी उसी समय फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, तो उससे इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया। और फिर जब मैं गेट में पहली बार पढ़ाने आया तो मैंने पहला सब्जेक्ट पढ़ा है ईडीसी। अब वो दिन है और आज का दिन है। दैट्स रियली ग्रेट, है ना। तो सर को ईडीसी में एकदम ही वास्ट एक्सपीरियंस है, सर कोर फील्ड में काम भी किए हुए हैं, तो मैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर। ईडीसी का सर जब मैं क्वेश्चन देखता हूं गेट के पेपर में, तो सर पिछले 5 साल से सबसे टफ क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक्स में ईडीसी से पूछ रहे हैं। सो आर दे जेन्युइनली टफ, या बच्चे थोड़ा सा आउटडेटेड कंटेंट पढ़ते हैं? मतलब सर जैसे मॉसफेट का इन्वॉल्वमेंट पिछले 4-5 साल में बहुत ज्यादा हो गया है, तो सर आप इस एडेप्टिव चीज को कैसे इंक्लूड करेंगे कि भाई बच्चे को कैसे अडेप्ट करना चाहिए कि डायोड इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट नाउ, मॉसफेट इज मोर इंपॉर्टेंट, ये कैसे फिगर आउट करें सर? मैं तो जब पढ़ाता हूं, तो जब मैं गेट का पूरा कंटेंट लिखता हूं, तो सबसे पहले बोलता हूं कि सबसे ज्यादा फोकस हमें करना है मॉसफेट पे, बिकॉज मॉसफेट अगर बात करें ईडीसी में तो 4 से 5 मार्क्स का तो सिर्फ मॉसफेट ही रहता है। 8-9 मार्क्स में से 4 से 5 मार्क्स सिर्फ मॉसफेट पे जाता है, और सबसे ज्यादा फोकस रखना जरूरी है। क्या होता है कि जैसे मास्टर्स में पढ़ा है, आईआईटीज वगैरह में पढ़ते हैं, तो वहां तो अच्छे लेवल पे पढ़ाई कर लेते हैं मॉसफेट की, बिकॉज हम मॉडलिंग भी पढ़ लेते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस मॉडलिंग, तो क्लैरिटी मिल जाती है मॉसफेट में। लेकिन बीटेक लेवल पे अगर पढ़ें तो डिवाइस मॉडलिंग नहीं पढ़ते हैं, या मॉसफेट को इतना डेप्थ में नहीं पढ़ पाते, तो उसके इफेक्ट्स के बारे में इतना पता नहीं होता, कैसे इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे हम इसको और अच्छा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो
अगर हम बात करें सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स आते हैं मॉसफेट में, अगर वो सब क्लियर हैं आपके, तो वीएलएसआई फील्ड में जाएंगे आप, तो वहां पे जब भी आप एनालॉग प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू देंगे, डिजिटल प्रोफाइल के लिए देंगे, तो डिवाइसेस इज वेरी बेसिक काइंड ऑफ सब्जेक्ट, वो पूछेंगे ही पूछेंगे। सर इसी बात पे मैं एक बात पे आता हूं कि जब भी कोई बच्चा गेट के बाद मुझको मैसेज करता है कि सर आई वांट टू गो इनटू आईआईटी बॉम्बे टू डू वीएलएसआई, क्योंकि सर बहुत हैपनिंग पैकेजेस मिल रहे हैं बच्चों को वीएलएसआई में, है ना। लेकिन सर दो चीजें होती है कि एक अच्छा रैंकर होता है ना, वो भी गेट का एग्जाम निकालता है, टॉप 50 रैंक में आता है, 80 रैंक में आता है, 100 रैंक पे आता है, लेकिन सर जब वो इंटरव्यू देके बाहर आता है वीएलएसआई के लिए, है ना, या वीएलएसआई से रेलेवेंट टेक्सास वगैरह में इंटरव्यू देके बाहर आता है, तो सर वो भी स्ट्रगल करता है इंटरव्यूअर के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो सर क्या गेट वाला प्लेटफॉर्म पे जब आप पढ़ाएंगे ईडीसी, तो गाइडेंस सर ईडीसी की गेट के एग्जाम के तक ही रहेगी लिमिटेड, कि सर वो इंटरव्यू के भी सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाएगा? पीडब्ल्यू इज नोन फॉर अनलिमिटेड, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज लिमिटेड नहीं है, वी आर फ्री टू टीच एवरीथिंग। तो मैं डिलीवर करूंगा मैक्सिमम चीजें, और कोशिश यही करूंगा कि जो वो एमटेक के बाद भी इंटरव्यू दें वीएलएसआई फील्ड के लिए, तो वो सारी चीजें मैं कवर कर पाऊँ ईडीसी में, क्योंकि ईडीसी बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। अगर इस पे आपकी पकड़ अच्छी है या स्ट्रांग है, ये आपका स्ट्रांग पॉइंट है, तो आप एनालॉग अच्छे से डिलीवर कर पाओगे, या अपने अंदर मतलब रख पाओगे कि आप बोल सकते हो कि एनालॉग आता है। आप टीआई के इंटरव्यू में जाओगे, एडीआई के इंटरव्यू में जाओगे, वो लोग एनालॉग पूछेंगे, लेकिन एनालॉग से पहले डिवाइसेस के इफेक्ट बहुत जरूरी हैं। अगर वो आपको आते होंगे ना, तो आप एनालॉग फोड़ सकते हो एक बार में। और डिजिटल के भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो डिजिटल के भी क्वेश्चन जो पूछेंगे वो बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लॉजिक गेट्स वगैरह नहीं पूछते, वो सीधे एसटीए वगैरह पूछेंगे, और एसटीए में आपके डिवाइसेस इफेक्ट आते हैं। तो वो सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी, और वो सारी चीजें आप कवर कर सकते हो मॉसफेट अच्छे से पढ़ के। तो सर जो लोग भी गेट 2023 में क्रैश कोर्स में आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सर ईडीसी का कंटेंट जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है बहुत श्रिंक्ड है, बहुत लिमिटेड है, एट पार क्वालिटी कंटेंट नहीं है, तो सर उन बच्चों को आप सर एक लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे? तैयार है सर आप एकदम ईडीसी के लिए यूट्यूब पे? तैयार रहिए, आप भी तैयार रहिए, मैं भी तैयार हूं, और फिर उसके बाद हम क्रैश कोर्स में पढ़ते हैं, और ईडीसी में तो मचा डालेंगे बिल्कुल। तो यार तैयार रहना ईडीसी में सर के साथ मिलने के लिए, है ना, एकदम इलेक्ट्रॉन लेवल पे घुस के बात करने वाले ईडीसी के सर आपके साथ, है ना। क्रैश कोर्स के लिए भी तैयार रहिएगा, और पेड बैचेस में भी सर अवेलेबल रहेंगे सारे के सारे जगह आपके लिए ईडीसी को आसान बनाने के लिए। बिल्कुल, ईडीसी ऐसा हो जाएगा कि आपके टिप्स पे होगा, और आप एक बार बस अच्छे से पढ़िएगा, और कोई अच्छा रेफरेंस बुक आप फॉलो करना चाहते हैं बिल्कुल करिएगा, बिकॉज मेरा मानना है सब्जेक्ट पे ग्रेस्प तभी आती है जब आप पढ़ने के साथ साथ, लेक्चर के साथ साथ बुक्स भी फॉलो करते हैं, तो वो ज्यादा दिन तक रिटेन रहती है वो नॉलेज जो आप बुक्स से लेते हैं। और लेक्चर तो आप पढ़ेंगे ऑब्वियसली, उसके बाद आप बुक्स भी पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करिए। मैं भी करवाऊंगा, मैंने खुद के भी अपने प्रॉब्लम्स बनाए हुए हैं, वो भी हम लोग करेंगे, और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे ना, तो क्लैरिटी रहती है किसी भी टॉपिक में। तो बस ईडीसी में ये समझ के रखिए, 9 से 10 मार्क्स का आएगा, तो कम से कम 9 तो लाने हैं बस। तो आपने सुन ली कहानी ईडीसी की। अब बढ़ते हैं आगे, इलेक्ट्रिकल कोर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर भी हो गया, लेकिन एक सब्जेक्ट हमसे रह गया था, वो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की कहानी हम यहाँ पे इसलिए रखें क्योंकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी में है, वो स्लाइटली एक डिफरेंट टेंजेंट में है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी एनालॉग पढ़ता है, ईसी वाला भी एनालॉग पढ़ता है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाला भी एनालॉग पढ़ता है, बट तीनों का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन थोड़ा अलग है ना। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आता हूं तो फिर वहां पे एम्पलीफायर वाला जो पार्ट होता है वो बहुत डोमिनेंट हो जाता है, और आपको गेट वाला में मिलेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए AIR1। अगेन एक सरप्राइज एंट्री है, तो फिर से मैंने आपको बोलता हूं कि दोबारा भी जाके आप कमेंट कर सकते हैं। एंड सर ही इज एमटेक इन VLSI, तो मतलब इससे ज्यादा एक्सपर्टीज क्या ही चाहिए? इससे ज्यादा एक्सपर्टीज फिर और क्या ही चाहिए आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए, है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन में डिमांड ओपैम की ज्यादा होती है, ओपैम बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि सेंसर्स वगैरह में ओपैम का बहुत सिग्निफिकेंटली यूज होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स से बताया आपको एम्पलीफायर वाला जोन ज्यादा होता है, एम्पलीफायर में ज्यादा डिमांड होती है वहां पे। और जब मैं इलेक्ट्रिकल में आता हूं तो फिर यहाँ पे डायोड सर्किट्स की डिमांड काफी ज्यादा होती है। रेक्टिफायर्स में जाते हैं हम लोग, है ना। हम तो आपको अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स ही पढ़ाएंगे, रेक्टिफायर्स को कंट्रोल करने के लिए अजय सर हमारे साथ है, कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ाएंगे हमको SCR के बेसिस पे, है ना। और कहीं पे भी कभी भी नीड पड़ती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो मैं तो अवेलेबल हूं ही, लेकिन जब AIR1 है आपके साथ तब तो फिर क्या ही एक अलग बात होने वाली है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब जब हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट के कोर सब्जेक्ट की बात कर ली, तो मैं बताता हूं आपको, गेट वाला के पास इंस्ट्रूमेंटेशन की दी बेस्ट टीम है, दी बेस्ट टीम ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चों को अब कहीं पे भी और जाने की नीड नहीं है। सिर्फ गेट वाला में नहीं, पूरे इंडिया में।
पूरे इंडिया में। सर गेट वाला बोल दिया तो फिर तो इंडिया आ ही गया ना। इंडिया के दिल में है गेट वाला। बिल्कुल सर। तो इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर मैं बात करता हूं तो शायद आप जानते होंगे मैं खुद इंस्ट्रूमेंटेशन से हूं। 2016-15 में जब मैं इंस्ट्रूमेंटेशन प्रिपेयर कर रहा था, अपना गेट देने वाला था, तो आई जेन्युइनली हैड क्राइसिस ऑफ कंटेंट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन। मुझे बहुत क्राइसिस था यार। मुझको कोई ये बताने वाला व्यक्ति भी नहीं था कि भाई ये किताब खरीद लो तुम, इस किताब से तुम्हारा काम हो जाएगा। जब मैंने बहुत ढूंढा और बहुत सर्च किया कि यार इंस्ट्रूमेंटेशन का सोल्यूशन कैसे मिलेगा मुझको, तो फिर हमको पता चला कि हैदराबाद में इंस्ट्रूमेंटेशन का किंग रहता है, और वो किंग है सतीश सर, जिनके नोट से मैंने खुद इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा है। Thank you, sir. See, instrumentation and measurements, this is one of the important subject for with respect to electrical students and as well as instrumentation students. क्योंकि ये ग्रुप में अभी देखो तो सीक्वेंस ऑफ माइक विल रिफ्लेक्ट यू द सीक्वेंस ऑफ द सब्जेक्ट्स, क्योंकि फर्स्ट विल जनरेट द पावर, देन विल अप्लाई द रूल्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी एंड विल ट्रांसमिट द पावर। बट व्हेन यू गो टू द इंडस्ट्री, वहां पहले आता है मेजरमेंट। वो मेजरिंग के लिए हम इंस्ट्रूमेंट चाहिए। सो मैं हूं सतीश, मैं इंस्ट्रूमेंट से प्यार करता हूं, वो इंस्ट्रूमेंट्स मेरे से प्यार करता है। सो इंस्ट्रूमेंटेशन का प्रॉब्लम क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन का प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्या है, वो बहुत कम है बुक्स में। सो जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस से क्वेश्चंस आता है। इवन आफ्टर स्टडिंग द टेक्स्ट बुक्स ऑफ ग्रेट टेक्स्ट बुक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, बट अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चंस देखे तो वो पूरा इंटीग्रेशन ऑफ एक सेंसर, then comes to the bridge, then comes to the op amp, then comes to the ADC, and question पूछता है ADC का resolution पर। The question formation, if you see, it implies the perfect industrial data acquisition. So इसके लिए चाहिए पहले instrumentation का sensing, measurement, then bridge circuit का knowledge, network theory का knowledge, analog का knowledge, digital का knowledge. So this includes the introduction of instrumentation. Having 16 years of online and offline experience, instrumentation core subjects like transducers, optical instrumentation, process control instrumentation में very excellent guidance आपको देने वाला हूं। and जो students material के बारे में, जो students concepts के बारे में तकलीफ हो रहा है, उन लोगों को मेरा 100% गाइडेंस मिलेगा। थैंक यू। तो जब भी हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं तो आप ना इंस्ट्रूमेंटेशन की पीवाईक्यूज खोल के देख लीजिएगा। वो पीवाईक्यू आपको अपने आप में डराने के लिए काफी है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन में, एक ही सर्किट में आपको ट्रांसफॉर्मर, डायोड, ओपैम, एलईडी सेंसर, मेजरमेंट, डैक, पीएलसी, स्काडा, माइक्रोप्रोसेसर एंड व्हाट नॉट क्या नहीं दिख सकता। और उसको हिंदुस्तान में अगर इस चक्रव्यूह को कोई सॉल्व कर सकता है तो वो है हमारे सतीश सर। सो ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फॉर ऑल ऑफ यू। अब आप लोग बहुत सारे सब्जेक्ट की बात सुन लिए होंगे, है ना, लेकिन मैं बताता हूं आपको कि जितनी भी बातें हम सब लोगों ने करी है और हमारे अलावा और जो महारथी यहां पे आने वाले हैं, हम सब केवल आपके एग्जाम का 72% होते हैं, लेकिन जो बचा हुआ 28% है वो मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पे विशाल सोनी सर फॉर मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एंड अमूल्य रतन सर फॉर 15 अमूल्य मार्क्स ऑफ एप्टीट्यूड, है ना। तो आपको बता देता हूं मैं कि जब एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स की बात करते हैं, है ना, तो आपको स्टार्टिंग में कहा था, जब हम लोग नेटवर्क के बारे में बात किए थे, आपके कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात किए थे और डिजिटल के बारे में बात की, तो 30 नंबर ये आपको गेट क्वालिफाई करवा सकता है। उस 30 नंबर के साथ अगर ये 28 नंबर जुड़ गया ना तो आपको गेट में टॉप करवा सकता है। ओवर टू विशाल सर। सर आई वुड रिक्वेस्ट अमूल्य सर टू स्पीक फर्स्ट, देन आई विल कम। तो जैसा मैंने आप लोगों ने देखा कि ये द बेस्ट टीम आपके पास खड़ी है आपको ट्रेन करने के लिए, आपको एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब 0 से लेकर 100 लेवल तक टेक्निकल में आपको हेल्प आउट करने के लिए, आपको द बेस्ट बनाने के लिए, द बेस्ट इंजीनियर बनाने के लिए। जैसा मैं बचपन से देखता आया, जितने भी जादू होते थे वो इसी में होते थे, इसी में, मतलब यही मैग्नेटिक फील्ड, यही सारी चीज, यही इलेक्ट्रॉनिक्स, यही इलेक्ट्रिकल। मैं सिविल और मैकेनिकल की बात अगर करूं तो वो मुझे दिखाई देता था, लेकिन ये सब मुझे दिखते नहीं थे। तो ये जो टीम है आपको वो पूरी चीजें समझा रही है, दिखा रही है। पैरेलली मेरी मार्क्स, अगर हम मार्क्स लेवल की बात करें तो यहाँ पे 72% तो आपका पूरा यही हो गया टेक्निकल पार्ट, 28% जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, जो उसमें एप्टीट्यूड भी है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है। तो 15 मार्क्स का अगर हम देखें एप्टीट्यूड इंग्लिश, तो वो मैं आपको दिलाने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं। एप्टीट्यूड ये नेचुरल एबिलिटी क्या है,
मतलब क्यों इसे मैथ से थोड़ा अलग रखा गया, क्यों अलग नाम दिया गया, ऐसा हम क्या कर सकते हैं एप्टीट्यूड में जहां पे मैथ्स की जरूरत नहीं एप्टीट्यूड की जरूरत हो, वो फ्लेवर मैं आपको दूंगा। इस एप्टीट्यूड में आपकी क्वांट पार्ट हो, रीजनिंग पार्ट हो या नहीं, तो आईआईटी बॉम्बे ने आपको स्पेशल एप्टीट्यूड के बारे में आपको बताया है कि इस बार से आई थिंक 2 years बैक ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया आईआईटी बॉम्बे ने कि आपको स्पेशल एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा। तो वो जो इमेजिनेशन वाला पार्ट है वो स्पेशल एप्टीट्यूड में मैं आपको कवर करूंगा, और मैथमेटिक्स जो कि पैरेलली आपकी उतनी ही इंपॉर्टेंट है ये सारे सब्जेक्ट को डील करने के लिए, उसके लिए आपके पास हैं विशाल सर। सर कुछ गूगल वाला भी आप बता रहे थे? आप बच्चों की वो प्यार है, वो पहुंच है कि आज अगर आप गूगल सर्च कर लीजिए टॉप एप्टीट्यूड ट्रेनर इन अवर कंट्री या बेस्ट एप्टीट्यूड ट्रेनर इन इंडिया, तो आप देख लेंगे। आप अभी भी सर्च कर सकते हैं, आप सर्च करके देखिए तो वो जो प्रोफाइल आपको मिलेगी, मैं आपको बता दूं कि उस जगह तक मैं पहुंचा हूं, इट इज बिकॉज ऑफ योर एफर्ट एज वेल। क्योंकि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उतना ही नहीं, आप अपनी तरफ से 100% आप भी अपनी तरफ से दो, हम अपनी तरफ से आपको 100% दे रहे हैं। तो नो डाउट माय डियर फ्रेंड, आपका सक्सेस के पीछे ये पूरी टीम का सक्सेस छुपा होता है। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू सर। तो सर यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर, जो ये जनरेशन है ना, ये गूगल जनरेशन है। Exactly, इन लोग sir. हर चीज गूगल पे सर्च करते हैं, तो भाई गूगल का स्टैंप लगा है आपके 15 मार्क्स में, तो सर्च करके देखिएगा, पढ़ के देखिएगा, नंबर के साथ आपको खेलने में मजा आ जाएगा। तो अमूल्य सर ने जैसा बोला कि 15 नंबर तो सर गारंटी दिलवा देंगे, रही 13 नंबर की बात तो उसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं अपने ऊपर। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहता हूं आप लोगों के लिए कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 12वीं में आईआईटी की तैयारी करी होती है, फिजिक्स से थोड़ा बहुत प्यार हो ही जाता है, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक लगती है, बट मैथमेटिक्स में बहुत सारे लोगों का बुरा एक्सपीरियंस होता है। और सर जो 12वीं वाला एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में, वो याद हमेशा रहता है सर, हमेशा 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 याद रहता है। तो वो मैथ का बैड एक्सपीरियंस लेके बच्चा जब गेट की तैयारी करने आता है ना, तो उसको लगता है यार यहाँ भी मैथ्स हमें ट्रबल करने वाली। तो सबसे पहला ये मिसकंसेप्शन आप लोग दूर करो यार, आईआईटी जेईई की मैथमेटिक्स और गेट के मैथमेटिक्स में बहुत डिफरेंस है। गेट के मैथमेटिक्स आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, सिर्फ टीचर के साथ लग के, अच्छे टीचर को फॉलो करो, उनसे आप पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो। 2 तरीके होते हैं मैथ सीखने की, या तो आप अपनी गलतियों से सीख लो या तो किसी और की गलतियों से सीख लो। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मैंने एज ए स्टूडेंट गलतियां की, जो मैंने एज ए टीचिंग एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीजें सीखी, वहां पर मुझे पता है कि कौन से स्टेप पे आप कहां पे क्या गलतियां करने वाले हो। तो बेटर ये होता है कि किसी आप एक मेंटोर को चूज करो जो आपको फ्लॉलेसली पूरा का पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करा पाए, जो कि फ्लॉलेसली आपकी वहां पे हेल्प कर पाए। मैथमेटिक्स में 13 नंबर लाना बहुत आसान होता है। मैथमेटिक्स को अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो यहां पे भी मैंने पैटर्न्स में बहुत सारे फ्लॉज देखे हैं। बहुत सारे लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की कैलकुलस को पहले पढ़ा देते हैं, वेक्टर कैलकुलस बाद में पढ़ाते हैं, कैलकुलस उसके बाद पढ़ाते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका पढ़ाने का, क्योंकि जो आप कैलकुलस ऑफ रियल वेरिएबल्स में सीखते हो, एक्चुअल में उसका इंप्लीमेंटेशन आपको कैलकुलस ऑफ वेक्टर वेरिएबल्स में करना होता है। जो आप कैलकुलस ऑफ वेक्टर वेरिएबल सीखते हो उसको आप अप्लाई कर सकते हो कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेक्टर्स में कंजर्वेटिव फील्ड की बात करते हो तो एग्जैक्टली वही कंसेप्ट आप उठा के चिपका सकते हो जब आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के कैलकुलस में एनालिटिक फंक्शंस की बात करते हो। तो जो आप सब्जेक्ट्स में ऐसा फ्लो मेंटेन करते हो ना, तब कहीं जाके आपको मजा आता है। लीनियर अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर होता है जहां पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सर वो आइगन वैल्यूज आइगन फंक्शन पहले पढ़ा देते हैं, रैंक निकालना बाद में पढ़ाते हैं। तो मतलब मुझे तो ऐसा विश्वास ही नहीं होता कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। लीनियर अलजेब्रा में एक एक टॉपिक बिल्कुल कनेक्टेड है। डिटर्मिनेंट आप क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि उसका मैट्रिसेस में रोल है। मैट्रिसेस आप क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि इमीडिएटली बाद उसका आपको रैंक में कंक्लूजन दिखने वाला है। रैंक जब आप पढ़ लेते हो तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आप उसको लिंक कर पाते हो। जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सीख जाते हो तो जो उसका होमोजीनियस वाला पार्ट होता है वो एक्चुअली आपका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जब आप आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स पढ़ लेते हो फिर आपका वहां पे बेसिस, डायमेंशन और नल स्पेस की बातें करना शुरू करते हैं। तो ये सीक्वेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मुझे लगता है कि मुझसे इतना सारा बच्चा इसीलिए कनेक्ट कर पाता है क्योंकि मैं सीक्वेंस बहुत यूनिफॉर्म रखता हूं। बच्चों को लगता है कि यार जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो तो यहाँ पे लिंक हो गया, यानी यहाँ पे मेहनत आधी हो गई। टॉपिक्स नए नहीं लगते हैं, टॉपिक्स बिल्कुल कनेक्टेड लगते हैं। तो मैं और अमूल्य सर अगर यहाँ पे खड़े हुए ना तो आप हमें 2 टीचर्स के तौर पे मत देखो यार। हम लोग यहाँ पे ना आपके 28 नंबर खड़े हुए हैं, हमें आप 28 नंबर से एसोसिएट करिए। और अगर यहाँ पे रतन सर खड़े हुए हैं और अगर विशाल सर खड़े हुए हैं तो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड में मिला के 28 नंबर की जिम्मेदारी हमारी, बाकी आपकी मेहनत। ये इंश्योर हम करते हैं पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, पेपर का लेवल कैसा भी आ जाए, आप इसमें स्कोर हमेशा हैविली करोगे, उतना करोगे जितना शायद कोई टॉपर स्टूडेंट करेगा जो गॉड गिफ्टेड होगा। और आप एक एवरेज स्टूडेंट होकर भी हमारी गाइडेंस पे आके उतना ही स्कोर कर पाओगे जस्ट बाय फॉलोइंग आवर इंस्ट्रक्शंस। तो अगर विशाल सर आपके यहाँ पे खड़े हुए हैं तो 13 नंबर आपके पक्के हो गए और रतन सर खड़े हैं तो 15 नंबर आपके पक्के हैं। दैट इज आवर गारंटी। और बाकी के टेक्निकल तो हम कर ही रहे हैं सर, तो टोटल तो 100 लेके आएंगे क्योंकि यह टीम द्रोणा।
तो यार पूरा सिलेबस जब आप देख रहे हो तो आपके मन में कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़, क्योंकि मेरे मन में तो कॉन्फिडेंस आ गया कि यार क्या एक बार इस टीम से पढ़ के गेट्स लिख लूं क्या। लेकिन आप ये चीज गारंटी रखिएगा कि ये टीम आपके लिए गेट में कुछ भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले 1-1.5 साल में, है ना। और थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस आते हैं, किसी 1 साल 2-4 क्वेश्चन हमको दिख सकते हैं। तो सतीश सर जो आपको पूरा एक्सपर्ट गाइडेंस देंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। Thank you. In computer organization, we will start from the CPU architecture. We will enter into the depth of the CPU design. It's a register set. Then we'll move to memory architecture and organization, how the intercommunication will happen between the devices. And it is very, very important, the subject for the non-CSE background. That means electrical and electronics communication. ये बच्चों के बहुत परेशान होता है ये सब्जेक्ट में, क्योंकि वो बोर समझते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट से। इसलिए आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द माइक्रो प्रोसेसर्स एंड सीओ, एंड टुगेदर वी आर गोइंग टू डू ए बेस्ट आउटकम इज गोइंग टू कम इन दिस सब्जेक्ट। थैंक यू। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे गेट एग्ज़ाम निकालने की या ईएससी एग्ज़ाम निकालने की, बट हमारा जो मेन मोटो है वो आपको जॉब दिलवाने का है। तो गेट एग्ज़ाम निकालने के बाद या ईएससी निकालने के बाद नेक्स्ट बात आती है इंटरव्यू की प्रिपरेशन की। तो यहाँ पर जितनी भी फैकल्टी है उन्होंने इतने इंटरव्यू फेस किए हुए हैं कि वो आपको इंटरव्यू के ऊपर भी गाइडेंस दे सकती है। मतलब मैं खुद पर्सनली 8 बार यूपीएससी का इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ, ईएससी और सीएससी मिलाकर, और करीब 20-25 पीएसयूज का इंटरव्यू मैं फेस कर चुका हूँ। विशाल सर ने ईएससी का इंटरव्यू फेस किया है, और बाकी भी जितने भी सर लोग हैं वो सबके सब पता नहीं कितने सारे पीएसयू का इंटरव्यू फेस कर चुके हैं। तो उसका अगर गेट एग्ज़ाम निकालने के बाद, ईएससी या सीएससी एग्ज़ाम निकालने के बाद जब आपको इंटरव्यू का नंबर आता है कि इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, वहाँ पर लोग किस तरह के क्वेश्चन आपसे पुट कर सकते हैं, आपको कैसे जाना है, किस तरह आपको रिप्लाई देना है, मतलब उसके लिए भी हम लोग पूरी की पूरी टीम यहाँ पर तैयार है। फाइनली इसमें कुछ और पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहता हूं कि हमारी जो पूरी की पूरी टीम है वो गेट में भी आपका साथ देगी। आपके कोई स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी हम लोग पूरी तरीके से तैयारी करके आने वाले हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अगर आप हमारी पूरी टीम को देखोगे तो टीम के हम लोगों ने अभी तक क्रेडेंशियल्स आपके सामने नहीं रखे, जो कि हम रखने वाले हैं थोड़ी देर में। उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को ये जरूर बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं सबने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ अचीव किया, बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत सारे वो एग्जाम्स निकाले हुए हैं जो शायद जिनको निकालने के लिए आप लोग एस्पायर कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा ऐसे टीचर्स को फॉलो करना चाहिए जो खुद अपने जमाने में रैंकर्स रहे हो, जिन्होंने टॉप रैंक्स हासिल करी हो, जिन्होंने वो एग्जाम का प्रेशर देखा हो, जिनको पता हो यार एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग क्या होती है। पढ़ाने के लिए तो आप बहुत सारी रिडंडेंट चीजें पढ़ा सकते हो, जिसने कभी एग्जाम ही नहीं निकाला वो कैसे जज कर पाएगा कि यार बच्चे का पेन पॉइंट क्या है। तो हर एक टीचर जो यहाँ पे प्रेजेंट है ना वो कभी स्टूडेंट था जिसने की अपनी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स देखी, वो जानता आपका दर्द क्या है, आपका पेन पॉइंट क्या है, और उसको रिजॉल्व करने के लिए डे इन डे आउट ये लोग मेहनत करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि टीचर का एक फर्ज होता है कंटेंट को हमेशा अपडेटेड रखना, और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो ऐसी टीम है जो अपने कंटेंट पे काम करने में बहुत ज्यादा बिलीव करती है, जिसके कंटेंट में आपको हमेशा इनोवेशन दिखेगा, कंटेंट में आपको क्रिएटिविटी दिखेगी, कंटेंट में आपको मेहनत दिखेगी कि हाँ सर इसके पीछे मेहनत हो रखी है। तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, और मुझे ऐसा लगता है इन सारे टीचर से आप में से बहुत सारे लोग पता नहीं कहां कहां पे कैसे कैसे किस किस वे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो आप लोगों की भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी हमारी टीम यहां पे लॉन्च होती है तो हम ये रिवोल्यूशन स्टार्ट तो कर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं उसको इग्नाइट करना, उसको आगे तक ले जाना आपकी भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हम बाय द एंड ऑफ द डे मोटिवेटेड रहते हैं, बाय द एंड ऑफ द डे हमें ऐसा लगता है कि यार हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो आगे जा रहा है, तो शायद हमारे लिए 24 घंटे का जो एक शेड्यूल है या 24 घंटे का जो एक पूरी दिनचर्या होती है उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा आप रहे हो, हमेशा आप रहोगे, और उसमें जितना बेस्ट एफर्ट हो सकता होगा वो हमारी टीम देने की पूरी कोशिश करेगी। सर मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ। अधिकतर क्या होता है कि अभी तक आपने जो कल्चर देखा है उसमें क्या होता है कि एक टीचर है और वो मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बट एक्चुअल में अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, इंजीनियरिंग के कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स की बात करूं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट ड्यू टू सम कॉजेज टीचर्स बाउंड हो जाते हैं और एक प्रॉपर अच्छी टीम नहीं बन पाती। यहां पर मैं आपको बताऊं, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि IUCL में हैं, ESC की प्रिपरेशन कर रहे थे, और मेरे से पूछे कि सर पावर सिस्टम हम किससे पढ़ें, और मैंने रिकमेंड किया पावर सिस्टम के लिए अजय गुप्ता सर को, और दे विल जस्ट फॉल इन लव विद पावर सिस्टम। और यार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो आजकल तो ऐसा भी है कि सर
बीटेक ही इलेक्ट्रिकल से नहीं किया फिर भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा दिया, तो वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। हर एक टीचर ना किसी एक सब्जेक्ट के लिए बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, सिवाय भीष्म पितामह के। तो ज्यादातर आप ये देखोगे कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स अगर कोई एक टीचर ले रहा है ना, तो वो उस फेज में बच्चों को उस लेवल तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि हर सब्जेक्ट की डेप्थ अलग है। तो हर स्टूडेंट्स की एक ड्रीम होती है कि यार मैं सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से पढूं, और वो ख्वाहिश आपकी ना फिजिक्स वाला में पूरी हो रही है गेट वाला टीम के साथ में। अभी तो सर 3 बाहुबली हमारे बच्चे भी हुए हैं, एक बार दोबारा हिंट दे दिया जाए सर। बिल्कुल सर, मैं आपसे पूछने ही वाला था सर, बीच बीच में बहुत सारे सरप्राइज मेंशन किए हैं, तो सर ये आतिशबाजी हम लोग कब करने वाले हैं? सर पहले तो मैं चाहूंगा कि आप वापस से बच्चों को हिंट दे दें और फिर डेट का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। बिल्कुल, डेट का डिस्कशन तो हम लोग कर लेंगे। तो बता देता हूं कौन कौन से बाहुबली नंबर 1? बाहुबली नंबर 1 है हमारे पास AIR-1, है ना, जो आपको पढ़ाएंगे सिग्नल सिस्टम और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन बाहुबली का नाम गेस जरूर करना, अपने आप में बाहुबली 1.2 और 2.0 दोनों है आपके पास, ये है ना। तो अगला सर आप EMFT वाला बताइए सर एक बार। तो मैं बाहुबली नंबर 2 की बात करता हूं। जैसे मैंने बोला कि ऑनेस्ट कन्फेशन मेरा कि जिनके नोट से मैंने EMFT सीखा, अगर आप उनसे पढ़ोगे तो आप यही बोलोगे कि सर आप तो सच में शिष्य निकले, अब तो हमें गुरु से पढ़ने का मौका मिला। तो ही इज द गॉड ऑफ EMFT, जिसने ट्रेंड चेंज किया EMFT पढ़ने का, EMFT पढ़ाने का, और EMFT को एक नया नजरिया दिया। कमेंट सेक्शन में यार सभी लोग उनका नाम गेस कर लो। आप सभी लोग जानते हो उनको कि EMFT का बेताज बादशाह इस इंडस्ट्री में कौन है। सर तीसरा सरप्राइज रिवील करने से पहले, रिवील क्या, एक गेस करने से पहले बात बताना चाहूंगा सब लोगों को मैं। वो बात ये है कि अगर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि हम लोग सब मिलने कहाँ वाले हैं, उसके बाद ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा कि वो आपके लिए करने क्या वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस टीम से पूरे 100 मार्क्स की तैयारी जान लगा के करने के लिए, तो यार हम लोग आपको मिलेंगे PW के ऐप पे श्रेष्ठ बैच में और पराक्रम बैच में, है ना। अगर मैं प्राइसिंग की बात करता हूं तो जो पराक्रम बैच है आपको मिलेगा 5999 में, ये पूरी टीम और वो 3 बाहुबली, है ना। और अगर आप जाते हैं मार्केट में केवल अपने 12 सब्जेक्ट की किताबों को परचेज करने के लिए, तो भी जो कॉस्टिंग है वो 5999 से ऊपर ही जाएगी, और वहां पे आप किताबों की केवल लाइन को पढ़ पाओगे, लेकिन इस टीम के साथ उन लाइनों के बीच में भी क्या लिखा हुआ है उसको भी आप समझ पाओगे, उसको भी आप सीख पाओगे, और गेट में आप रैंक ला पाओगे। जितने भी बच्चे हैं जो 2024 के लिए गेट प्रिपेयर कर रहे हैं, फटाफट जाएंगे पराक्रम बैच में एनरोल करेंगे। इतना सारा आपको कॉन्फिडेंस तो मिल ही चुका है। और श्रेष्ठ बैच के लिए जितने भी लोग 2025 में गेट अपीयर करने वाले हैं, वो लोग जाएंगे फटाफट एनरोल करेंगे। 7999 उसकी कॉस्ट है। तो जो डेमोक्रेसी की बात थी एजुकेशन में, है ना, वो आपको यहां पे फील हो रहा होगा। आपको पता है कि जो महाभारत है ना, वो कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था, लेकिन जीत उसी की हुई थी जहां पे एक सारथी कृष्ण खड़ा था, जिसने बिना कोई तलवार उठाए, बिना कोई धनुष उठाए ये जंग जीत ली थी। तो बिल्कुल हमारे साथ सारथी है हमारे अलग पांडे सर। तो ब्रह्मास्त्र कहीं पे भी हो, यहां पे पूरा अस्त्रावर्ष खड़ा है आपके लिए, EEC और IN का। अब अगर मैं बैचेस की बात करता हूं विशाल सर, तो हमारे पास वीकडेज और वीकेंड बैच दोनों हैं। तो जितने भी लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जिनको केवल वीकेंड में प्रिपरेशन करनी या वीकेंड में अवेलेबल रहते हैं, तो गो एंड एनरोल। वीकेंड बैचेस भी हैं आपके पास, पराक्रम और श्रेष्ठ दोनों में। केवल वीकेंड मोड में आपके सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। कोई कॉलेज जाता है, उसको वीक में 2 दिन टाइम चाहिए खुद को रिवाइज करवाने के लिए चीजों को, तो उसके लिए वीकडेज बैचेस भी हैं, जिसमें 5 दिन क्लासेस चलेंगी हफ्ते में। और कोई बोल रहा है कि सर मैं ड्रॉपर हूं, ये मेरे जीवन का आखिरी साल मैं मान के चल रहा हूं और पूरी जान लगा के गेट की प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो वीकडेज और वीकेंड दोनों भी आपको मिलने वाला है। अब अगर आप कहेंगे कि सर ये बैचेस हिंदी में आने वाले हैं कि इंग्लिश में आने वाले हैं, तो बता देता हूं कि PW में कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होने वाला है आपके लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बैचेस मिलने वाले हैं। तो विशाल सर, जैसे ही मैं इंग्लिश बैच की बात कर रहा हूं, तो सर अब बाहुबली नंबर 3 की बात कीजिए सर। दीप्तांशु सर की बातों में ऐसा जादू होता है कि मैं सुनता ही रह जाता हूँ, मुझे अपने वर्ड्स नहीं मिलते कि मैं उसमें ऐड क्या करूँ। खैर, अब इस जो सर ने एक बात बोली उस पर मैं आगे ऐड ऑन करता हूँ। एक बड़ा पेन पॉइंट है साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। सो एवरी साउथ इंडियन स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट टॉप फैकल्टीज टू टीच देम इन इंग्लिश, विच इज देयर राइट। वी थिंक एज अ टीचर वी शुड provide them this particular opportunity. So we at PW, we at Gatewala are committed to provide the best quality education in English language. And when I speak English, it means pure English. There will not be even a single words in Hindi, single sentence in Hindi, not even a single
word in Hindi, single letter in Hindi. It will be absolute pure English language. So in this particular batch, you will be getting almost all the top teachers. What happens in most of the cases, if anyone prepares in Hindi batch, they will get separate set of teachers. And when they prepare in English batch, they generally get substandard teachers, which is not going to happen at Gatewala. You will get the same set of teachers who are teaching in Hindi. They will be teaching the English batch also. If I'm teaching communication in Hindi, I'll be teaching the communication in English. If Ajay sir is teaching power electronics in Hindi, he will be teaching power electronics in English. So that is the strength of this particular team. Every teacher is capable of teaching in Hindi as well as English. So we want to democratize the education irrespective of the territory. We want to democratize the education across India from Kanyakumari to Kashmir. Every student has the right to get the quality education at the minimum affordable price, and this is what we are committed to. And sir, I think Bahubali 3 का अब आप दीजिए. बिल्कुल. तो बाहुबली 3.0 जो रिलीज नहीं हुई है हिंदुस्तान में, जो कभी बनी नहीं है, वो आपके साथ आएंगे आपको इंग्लिश के बैचेस में कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए. चाहे वो आपके पास कंट्रोल सिस्टम हो, वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो सिग्नल सिस्टम हो, जो कि फंडामेंटल आपके लिए जो बेस बनेगा, वो बेस के लिए बाहुबली 3.0 के साथ आप रेडी रहिएगा. आपको पीडब्ल्यू में एक कंप्लीट सोल्यूशन गेट का मिलने वाला है. चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, वीकडेज हो, वीकेंड हो, आपको पीएसयू जाना है, आपको आईआईटी जाना है, आपको एमटेक करना है, आपको पीएचडी करना है, आपको पोस्ट डॉक करना है, तो हमारा साथ आपके लिए गेट के साथ भी रहेगा और गेट के बाद भी रहेगा. सर बैचेस का एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं. उसके बाद एक मेरा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, उस पर भी मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा. तो बच्चों थोड़ा सा टाइम आपका और लेते हैं इस पे. सबसे पहली चीज तो बैचेस में आप लोग जो लोग भी वीकडे में करना चाहते हो, वीकडे बैच का नाम है पराक्रम. पराक्रम बैच जो आपका चलेगा वो हिंदी में भी चलेगा, इंग्लिश में भी चलेगा. जो स्टूडेंट 24 की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो थर्ड ईयर में है, वो इस पराक्रम बैच में एनरोल हो सकते हैं. 1 साल तक गेट की तैयारी कर सकते हैं. कॉस्ट है 5,999. जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है, जो 2 साल के लिए गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2 साल का टाइम डिवोट करना चाहते हैं, वो श्रेष्ठ बैच ज्वाइन कर सकते हैं. उसकी कॉस्ट है 7,999. दोनों ही बैचेस आपके पास हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है. वीकेंड बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो. वीकेंड बैचेस में भी जो लोग 24 को टारगेट कर रहे हैं उनको भी 5,999 पे करना है. जो लोग 25 को टारगेट कर रहे हैं उनको 7,999 पे करना है. और जैसा दीप्तांशु सर ने बोला कि किसी के पास अगर ऐसा लगता है कि यार एक लास्ट एफर्ट, लास्ट जी जान लगाते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर बैच में एनरोल कर सकता है जिसमें वो वीकडेज और वीकेंड दोनों की क्लासेस एक्सेस कर सकता है. तो ये आपके पास पूरा का पूरा एक इटनरी अवेलेबल है जिसमें से आप चूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि सर अगर हम बैचेस में एनरोल कर लेते हैं, कॉस्ट तो आपने बता दी 5,999, इसमें हमें मिलेगा क्या? तो इसमें मैं एक छोटी सी बात ये ऐड ऑन करता हूं कि इसमें आपको वो चीज मिलेगी जो शायद आपको 70-80 हज़ार रुपए पे करके भी नहीं मिलती है. 70-80 हज़ार रुपए अगर आप पे भी करते हो तो शायद आपको एक टीचर की गाइडेंस मिलती है. 1-to-1 गाइडेंस का जमाना चला गया बेटा, अब गाइडेंस आ चुका है many-to-1 गाइडेंस का. यहां पे अगर आप 5,999 में भी कोर्स लेके एंटर करते हो ना, यहाँ पे जितने भी महारथी खड़े हुए हैं सब आपको गाइड करने के लिए रेडी रहेंगे. एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलेगा. उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको मशीन की प्रॉब्लम होती है तो मशीन की प्रॉब्लम के लिए आपके पास मशीन गुरु अजय गुप्ता, वरुण सर प्रेजेंट रहेंगे. अगर आपको पावर सिस्टम में कोई इशू आता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई इशू आता है, अजय सर विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन. वो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे यार, जो शायद आप 70-80 हज़ार रुपए खर्च करके भी नहीं पा पाते हो. यार आप खर्च भी करते हो, फिर आप बाद में परेशान भी होते हो कि यार नहीं मिल रहा है, क्या उसके लिए पॉसिबल रिसोर्सेज है, उसको हम लोग पूरा स्ट्रीमलाइन करने वाले हैं. हमारा विजन बहुत क्लियर है, हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर है. अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि यार नेटवर्क में मैं कहीं पे फंस रहा हूं, दीप्तांशु सर रात में 2 बजे भी रेडी रहेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए. ये हमारा आप लोगों से कमिटमेंट है. तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट यहां पे आपको दिया जाएगा. पर्सनल गाइडेंस को रिवोल्यूशनलाइज कर देंगे, 1-to-1 गाइडेंस को रिप्लेस करेंगे many-to-1 गाइडेंस से. आपको डेली क्लासेस के बाद डीपीपीस दी जाएगी जिसको कि टीचर्स खुद क्यूरेट करेगा. अगर आप वीकडे बैच ज्वाइन करते हो तो फ्राइडे तक आप क्लासेस करो, सैटरडे को उसको रिवाइज करो, संडे को जो टेस्ट बनेगा ना वो हम लोग खुद से डिजाइन करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी हम लोग खुद से देंगे. आपको एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद उसकी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होगी इसके बारे में डिस्कशन करना होगा. जो एवरेज बच्चा है जिसके पता नहीं है कि यार गेट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए, हम बैठ के आपकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि कब आपको किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए. तो ये पूरा का पूरा रिवोल्यूशन बार बार मैं बोल रहा हूं कि हम स्टार्ट कर सकते हैं यार, खत्म आप लोगों को करना है, आगे आप लोगों को बढ़ाना है. तो सारी के सारे जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है उन सारे प्रोडक्ट्स की जो बेस्ट क्वालिटीज है वो आपको सिर्फ 5,999 और 7,999 में मिल रही. मुझे लगता है कि ऐसा एक विजन गेट वाला के साथ ही पॉसिबल हो सकता था. ऐसा विजन तभी पॉसिबल हो सकता था जब इंटेंशन प्योर हो. जब तक इंटेंशन प्योर नहीं होती ना तब तक रिवोल्यूशंस क्रिएट नहीं होते यार.
तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जोश से भर गए होंगे पूरा सिलेबस सुनने के बाद। और आपको बता देता हूं मैं, अब जो बैटन है ना ये एजुकेशन के रिवॉल्यूशन का, वो अब मैं स्टूडेंट्स को पास करता हूं। पुराने टाइम में होता था एक अश्वमेध यज्ञ, है ना, तो बस आज वो अश्व हम छोड़ रहे हैं। जो भी चाहता है इंडिया में पकड़ ले उसको, जो मिलेगा वहां महाभारत होगा और जीतेंगे हम ही। मचाना हाहाकार है, तैयार है।